आप सुनने जा रहे हैं लेखिका शिवानी जी का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत अथवा संस्मरण चरय वेदिका दूसरा और अंतिम भाग। प्रथम भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं यात्रा वृत्तांत का अंतिम भाग। वोदका मिलने में वहाँ कितनी कठिनाई होती थी, एक दिन पहले मैं देख चुकी थी। एक बंगाली मित्र ने हमें खाने की कठिनाई देख अपने यहाँ भोज पर बुलाया था और हमारे दुभाषिए से, जो उनका छात्र भी रह चुका था, आग्रह किया था कि वो कुछ वोदका की बोतलें भी ले आए, जिनका अन्यत्र मिलना दुर्लभ था। किंतु राइटर्स यूनियन की दुकान से संभवतः उपलब्ध हो सकें, किंतु वहाँ भी अनंत क्यू थी। अन्य दुकानों के सामने तो त्रिशार्ध ग्राहकों की क्यू का ओर छोर ही नहीं दिख पा रहा था। अपने सीमित कोष से शुष्क कंठ संचित कर हमारे रूसी मित्रों ने कार का रेडियो चालू कर दिया। सहसा किसी लोकप्रिय रूसी गीत को सुन तीनों उल्लसित हो उसी में स्वर मिलाकर गा रहे थे कि हमने विश्वविख्यात बेकाल झील की पहली झलक देखी। पेड़ों के घने झुरमुट से दिखता नदी का चौड़ा पाट मनोरम लुका छिपी करता एकदम ही सामने आ गया। झील क्या थी, पूरा समुद्र थी। न ओर न छोर, केवल शुभ्र झक झक करता दर्पण सा पाट। कहिए, ऐसा वैभव कहीं देखा है आपने? फिलिपोव के लंबे ऊंचे कद का प्रतिबिंब उनके अपने देश की उस अपूर्व झील में प्रतिबिंबित होकर गर्व से मुस्कुरा उठा। कहा जाता है कि इसका जल ऐसा स्वच्छ है कि आप एक नन्हे कोपेक का सिक्का इसमें डाल दें तो 3 मील की गहराई तक उसे धंसता आप स्वयं देख सकते हैं। बेकाल का रूसी में अर्थ है वैभव। हमारी समृद्धि का समृद्धतम रत्न है ये। मैंने जीवन में अनेक सिंधु देखे हैं, अनेक झीलें, किंतु ऐसी स्वच्छ झकझक करती जलराशि इतपूर्व कभी नहीं देखी। फिलिपोव ने जेब से एक बोतल निकाली, पानी भरकर मुझे थमाया। पीकर देखिए। मैंने देखा कितने ही पर्यटक साथ मिलाई बोतलों में जल भरकर गटक रहे थे, जैसे हमारे देश के तीर्थयात्री परम श्रद्धा से गंगा जल पी पी कर गंगा जली में जल साथ लिए जा रहे हों। दूर दूर तक फैली फेनोज्ज्वल स्वच्छ जल राशि का जैसे आदि अंत ही नहीं था। बेकाल झील को प्रकृति प्रदत्त एक आश्चर्य कहा गया है, नेचर्स वंडर। ये संसार की सबसे गहरी झील है, 1620 मीटर गहरी। संसार के स्वच्छतम जल का 1/5वां भाग अपनी विराट परिधि में समेटे ये निश्चय ही प्रकृति की एक अनुपम कृति है। जिसने भी इसका बेकाल अर्थात समृद्धि नाम धरा, कोई अतिशयोक्ति नहीं की। वैसे भी सोवियत देश नदियों का देश है। यहाँ कुल मिलाकर 1 लाख नदियाँ हैं। कुछ की गति है धीर गंभीर, जैसे पश्चिमी साइबेरिया की ओब नदी, और कुछ एंगारा जैसी तीव्र वेग से गर्जन तर्जन से दिशाएं गुंजाती वेगवती नदियां हैं। सोवियत देश की सबसे लंबी नदी लेना 4400 किलोमीटर भी साइबेरिया में है। बेकाल झील के हिम शीतल जल में हाथ मुंह धो जी भर पानी पीते ही हमारी लंबी कार यात्रा की थकान पल भर में दूर हो गई। सांझ होने से पूर्व ही हम अपने होटल लौटने की तैयारी करने लगे। चलिए आपको वो स्थान दिखा दूं जहां आपके देश के प्रधानमंत्री रुके थे, पर तब वे प्रधानमंत्री नहीं थे। पास ही में बने एक भव्य रेस्तरां में हम पहुंचे तो एक भी मेज खाली नहीं थी। लकड़ी की दीवारों पर ठेठ रूसी कलात्मक सज्जा में पीतल की कीलों से विभिन्न आकार बने थे। ठंडी हवा से हिलते मखमली पर्दों की चिलमन से दूर दूर तक फैली हरितिमा को निहारते ही हमारी भूख शांत हो गई। इस बार भी हमारे मेजबान फिलिपोव ही थे। मैं केवल निरामिष ही खाती हूँ और मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। देख, वे बार बार मुझसे कहते, आप तो भूखी ही रह जाएंगी, अभी तो हमें बहुत घूमना है। किंतु प्रतिदिन दीर्घ पथ के ड्राइव की क्लांति स्वयं ही विलीन हो जाती थी। रह जाता था केवल असीम उत्साह, तीव्र श्रोता, असीम शक्तिशालिनी बेकाल झील ने ही भूख प्यास मिटा दी थी। तीसरे दिन हमें गुरुपोव साइबेरिया का म्यूजियम दिखाने ले गए। वहाँ तो कार नहीं जाएगी, आपको पैदल ही चलना होगा। चल पाएंगी ना? उन्होंने पूछा। मुझे मैत्रेयी दी का शांत हास्योज्ज्वल चेहरा याद हो आया। वार्धक्य से अशक्त होने पर भी कैसा अदम्य उत्साह रहता था उन्हें। आज वे हमारे साथ होती तो इन विचित्र स्थानों की परिक्रमा उन्हें कितना उल्लसित करती।
लौटे में मैं आपको कॉटेज में ले चलूँगा। मेरा परिवार छुट्टियों में वहाँ चला जाता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सोचा था म्यूज़ियम वैसा ही होगा जैसा आमतौर पर हुआ करता है। मॉस्को में कितने ही संग्रहालय तो देख चुकी थी, किंतु दूर कार रोककर हम गहन अरण्य की जिस गहराई में उतरते चले गए, उसे देखकर लग रहा था मंजिल बहुत दूर है। जंगली फूलों की विचित्र सुगंध, दीर्घदेही वृक्ष, मजाल है जो किसी पुष्ट तने के बीच एकाध कटा तना दिख जाए। अपनी वन संपदा की सुरक्षा कोई साइबेरियंस से सीखे। जिधर दृष्टि जाती उधर ही प्रहरी से खड़े लंबे लंबे पेड़, हवा ऐसी कि लगता पुरवैया के मृदुल झोंके हमें पुलकित कर रहे हों। इसी बीच एक नए ही पुष्प राशि को देखकर हम ठिठक गए। हवा में झूमते नीले टूटे गुलाबी फूल, दूर से देखने पर गुलाब से लगने वाले इन विचित्र पुष्पों की सुगंध कुछ कुछ हमारे बनफसा के पुष्पों की सुवास से मिलती जुलती है। कोमल ऐसे कि तोड़ते ही कोपलें बिखरने लगती हैं। उन्हीं में से दो बड़े बड़े लाल फूल तोड़कर गुरुपोव ने मुझे थमाए। मैंने जूड़े में खोस लिए तो वे प्रसन्न हो गए। अपनी दूधियाँ हंसी का अर्घ मुझे समर्पित कर उन्होंने अपनी भाषा में क्या कहा, मैं न समझने पर भी समझ गई कि वे कह रहे हैं, वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाथों को अपने बालों में लगा अपनी प्रशंसापूर्ण दृष्टि उन्होंने मुझसे अपनी मौन भाषा में स्पष्ट कर दिया कि जूड़े में फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं सोच रही थी कि 63 वर्ष की उम्र में यही धृष्टता मैंने अपने देश में की होती तो बीसियों भर्त्सनापूर्ण उंगलियां मेरी ओर उठ जाती। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और परम उत्साह से हम कठिन बलखाती पगडंडियां पार करने लगे। चलते चलते पैर दुखने लगे थे, प्यास से गला सूख रहा था, किंतु कहीं भी पानी नहीं दिखा। यदि हमारे मेज़बान हमें वहाँ छोड़ जाते तो हम लाख भटकने पर भी कभी बाहर लौटकर कार तक पहुँचने का मार्ग नहीं ढूंढ पाते। जब हम चले तो प्रखर सूर्य का आलोक आंखें चौंधिया रहा था। यहाँ घने द्रुमों की छतरियों ने सूर्य का प्रवेश निषिद्ध कर दिया था। बार बार उस बंगला कविता की पंक्तियाँ याद हो आ रही थीं। रविहीन मणिदीप्त प्रदोषेर देशे, जगतेर नदी गिरी सकलेई शेषे। काश हमारे साथ कैमरा होता। प्रतिपल बदलता प्रकृति का वह अनूठा रूप विश्व का सुंदरतम दृश्य लग रहा था, किंतु क्या केवल स्मृति संचय से ही उसे अपने पाठकों तक पहुंचा पाऊंगी? कैमरा तो लाई ही नहीं थी। भाषा यहीं पर कभी व्यर्थ प्रतीत होने लगती है। लग रहा था हम एक ऐसे विराट गंभीर लोक में पहुंच गए हैं जिसका सौंदर्य वर्णनातीत है। उस रोमांचकर अनुभूति को लिपिबद्ध करने के लिए आज उपयुक्त शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ। वो रहा म्यूजियम। गुरुपोव ने हमें उंगली का इशारा कर दूर विस्तृत छोटी सी बस्ती दिखाई। हमारा उत्साह धीमा पड़ गया। इतनी दूर क्या इसी संग्रहालय को देखने आए थे हम? लग रहा था कि आदिम आदिवासियों की उजड़ी बस्ती का अवशेष बिखरा था। रुक्ष अनुर्वर भूखंड पर बिखरे नीलाभ, काले, फिरोजी, विचित्र वर्ण के शिलाखंड। इन्हीं के लिए तो साइबेरिया प्रसिद्ध है। मार्ग में जिन जिन एयरपोर्ट पर विमान क्षणिक विश्राम के लिए उतरा, वहाँ एक कांच के शोकेस में इन रंग बिरंगी शिलाखंडों के नमूने हम देख चुके थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ सघन बस्ती थी, फिर न जाने किस दैवी प्रकोप से त्रस्त हो ये बस्ती उजड़ गई। आज उसी युग का इतिहास इन संग्रहालयों में सुरक्षित है। गुरुपोव हमें भीतर ले गए तो देखा वहाँ विदेशी पर्यटकों की भीड़ जुटी थी। संग्रहालय देखा तो लगा भारत के ही किसी पुराने गांव में पहुंच गई हूँ। कहीं ओखली और मूसल, कहीं मिट्टी पुती दीवार पर टंगा ठेठ भारतीय सूप, अनाज नापने का काठ का डमरू सा पात्र, कपड़े धोने का आकारहीन मुंगरा, हमारे देश का शाही सिलबट्टा, बैठने की मोढ़े नुमा कुर्सियाँ, बच्चे का पालना, खटोली, प्रत्येक शिलाखंड में जैसे गुथा हुआ था पृथ्वी के क्रम विवर्तन का इतिहास। कैसा लग रहा है आपको? आकार्डी ने मुझसे पूछा। बिल्कुल अपने देश सा। अंतर यही है, जो वस्तुएं अब आपके संग्रहालय में आ गई हैं उन्हें हमारे गांवों में अभी भी काम में लाया जाता है। जैसे ये चक्की, सूप, फावड़ा, कुदाली। उनकी हाथ चक्की को जितना ही देख रही थी उतना ही आश्चर्यचकित हो रही थी। हमारी चक्की के पार्ट पत्थर के होते हैं, उनकी चक्की के पार्ट चिकनी लकड़ी के बने थे। फिर अनाज कैसे पिस पाता होगा? चलिए अब आपको यहाँ की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ पहुँचकर आप ही को पहली बुझानी होगी कि आखिर ये है क्या।
जिस ढालू छत वाले बड़े से कमरे में हमें वो ले गए, वहाँ हमें नतमस्तक होकर भीतर जाना पड़ा। तंग द्वार की काठ की चौखट किसी प्रागैतिहासिक युग का अवशेष लग रही थी। भीतर जाते ही ऐसी ठंड ने हड्डियां कपा दी जैसे किसी अदृश्य कोने में शक्तिशाली एसी चल रहा हो। अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था। लपक कर आकार्डी ने खिड़की खोल दी और उजाले में कमरा झकझक कर उठा। एक कोने में बड़े बड़े पत्थरों का स्तूप धरा था। बीच में 4 शिलाखंडों पर टिका एक लकड़ी का तख्ता, जो छूने पर रेशम सा स्निग्ध लगा। दूसरी ओर बड़े से काठ के 4 रिक्त कठौते पड़े थे। पूरे कमरे में गुग्गल की सी मीठी मीठी खुशबू फैली थी। यद्यपि कहीं कुछ भी नहीं जल रहा था। मैंने झुककर काठ की पाटी को सूंघा, फिर द्वारों को। सुगंध का स्रोत निस्संदेह वही काष्ठकृत स्थापत्य था। बताइए शिवानी जी, क्या रहा होगा ये? पूजा गृह, मैंने कहा, क्योंकि ऐसी अवसन्न सुवासित धूम्र रेखा तो हमारे देवालयों में ही आती है। पूजा गृह? आकार्डी को मेरे मूर्खतापूर्ण उत्तर पर हंसी आ गई। रूस में रहकर भी क्या मैं इतना नहीं जान पाई? वो देश तो मूर्तियों की नहीं, कर्म देवता की ही पूजा करता है। किसी का समाधि स्थल? मैंने पूछा। नहीं, यहाँ इस बस्ती की महिलाएं संतान को जन्म देने आती थीं। ओ, आतुड़ घर, मतलब जच्चा घर। बुझ लेन, ओरे बाबा जा ठांडा, निमाई बाबू बोले। अर्थात इतनी ठंड में जच्चा बच्चा जी कैसे पाते होंगे? वहाँ पत्थरों का स्तूप देख रहे हैं? उन्हें पहले खूब आग जलाकर गरमाया जाता था, फिर उनके तपने पर ढेरों पानी डाला जाता, और जो भाप का गर्म भभकारा उठता उसे जच्चा पास खड़ी होकर अपने उदर और कमर पर झेलती। फिर उसके इस काठ के तख्ते पर लेटते ही पल भर में अनायासी सुगम प्रसव हो जाता था। इस तख्ते पर न जाने कितनी असंख्य नारियों ने प्रसव वेदना झेली है। आज तो ग्राम ग्राम में अस्पताल बन गए हैं और ये जच्चा घर हमारी आधुनिक पीढ़ी के लिए संग्रहालय बन गया है। मुझे लगा प्रकृति और मानव का कार्यकलाप इस देश में कितना मिलता जुलता रहा होगा। जननी के गर्भ में जिस अंधकार का अभ्यस्त शिशु इस अंधकार में पहली बार आंखें खोलता होगा, वहाँ उसे यही लगता होगा कि वो अभी माँ के ही गर्भ में है। फिर पीड़ाहीन प्रसव का एक ऐसा अद्भुत प्रयोग था। न आज के से फॉर्सिप या सिजेरियन का आतंक, न ईथर की भयानक दुर्गंध। प्राचीन पुराकीर्ति के उन ध्वंसावशेषों को देखकर मन नहीं भरा था, पर लौटना तो था ही। हम लौट ही रहे थे कि 2 विराट शिलाखंडों की बनी एक चक्की दिखी। कहते हैं इसमें जल प्रवाह से आटा पीसा जाता था, आकार्डी ने बतलाया। पहाड़ में तो अभी भी ऐसी अनेक चक्कियां हैं, इन्हें घट कहते हैं। देखिए ना, मानव सूझ का कैसा अद्भुत चमत्कार है। कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी होगी इन्होंने? मैं यही सोच रही थी। इनकी आवश्यकताएं ही इनके लिए धीरे धीरे आविष्कार बन गईं। आज भी उस अरण्य में वे विराट शिलाखंड की चक्कियां महाकाल की प्रहरी बनी खड़ी हैं। प्यास से गला सूख रहा था। हमारे मेजबान कार चालक सहित वोदका से अपनी तृषार्त कंठ सिक्त कर चुके थे। मार्ग में एक शीतल पेय की छोटी सी दुकान दिखी। बड़े उत्साह से हमने कार रुकवाई, किंतु वहाँ भी मिनरल वाटर के अतिरिक्त कुछ नहीं था, और उस विचित्र स्वादहीन जल को हमारी भारतीय जिह्वा स्वीकार करने को तत्पर नहीं हुई। लगभग 2 घंटे में हम गुरुपोव के कॉटेज के पास पहुँचे। कार थोड़ी दूर पर ही रोकनी पड़ी। कॉटेज तक का मार्ग संकीर्ण था। गुरुपोव की किशोरी पुत्री एनी पिता को देखते ही भागकर उनसे लिपट गई। फिर वो हमें देखकर सकुचा गई। कौन थे हम, कहाँ से आए थे? अपनी भाषा में उसने पिता से पूछा। फिर विशुद्ध अंग्रेजी में हमारी ओर उसने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, स्वागत है आपका, आइए। मेरी माँ नानी आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। उस छोटे से सुंदर कॉटेज में बिताए 2-3 घंटे मुझे जीवन भर स्मरण रहेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्नेही परिवार से हमारा वर्षों का परिचय रहा हो। खिड़कियों पर लगे दुग्ध धवल लेस के पर्दे, रंग बिरंगे त्रिकोणीय टुकड़े जोड़कर बनाई गई गद्दियाँ, दीवार पर लगे तैलचित्र, साइबेरिया का नक्शा, अलमारी में ठसी पुस्तकें, हमारे अकस्मात अतिथि बनकर आ धमकने की इस परिवार को कोई पूर्व सूचना नहीं थी। आसपास कोई बाजार भी नहीं था। फिर भी देखते ही देखते पटु गृहिणी और उनकी माँ ने हमारे लिए कितने ही सुस्वादु व्यंजन मेज पर सजा दिए।
नर्म रुई से हल्के गर्म गर्म मफिन, चमकते से सैमूबर में उबलती चाय और कांच के पारदर्शी पात्र में नारंगी रंग का एक अत्यंत स्वादिष्ट जैम नुमा पदार्थ। मैंने ऐसा स्वादिष्ट जैम इतिपूर्व कभी नहीं खाया। यह क्या कोई विशेष रूसी फल का जैम है? मैंने पूछा। इसे मेरी मम्मी ने आज ही बनाया है, एनी ने कहा। ये एक प्रकार की रसीली जंगली बेरी है। इसके बादाम को भी तोड़कर इसमें डाला जाता है। चाहे आप ऐसे ही खाइए, चाहे इसमें पानी मिलाकर शरबत बनाकर पीजिए। इसमें निश्चय ही कोई आसो मिलाया गया है, शिवानी दी, तभी इतना सुस्वादु लग रहा है। निमाई बाबू ने बंगला में कहा तो मैं चौकन्नी हो गई। कहीं ऐसा ही तो नहीं था? तब तो नशे में झूमते झामते होटल तक पहुंच पाएंगे। मैंने अपनी शंका व्यक्त की तो दुभाषिए ने मेरा प्रश्न तत्काल मेज़बान तक पहुंचा दिया। अपने दोनों हाथ जोर जोर से हिला वे मेरी शंका का खंडन कर अपनी पत्नी से कुछ कहकर हंसने लगे। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ये आसव का स्वाद स्वयं विधाता ने मिलाया है। आप निश्चिंत होकर खाएं, नशा वशा कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको भारतीयों की एक और चीज़ खिलाऊंगी। थोड़ी देर में वे एक तश्तरी में ताज़ी प्याज की पत्तियां और हरे धनिया की गड्डी लेकर आ गए। है ना आपके देश की चीज़? मैंने अपने खेत में उगाई हैं। मुझे स्मरण नहीं पड़ रहा था कि कभी अपने देश में प्याज की हरी पत्तियां और हरा धनिया यूं ही उठाकर चबाया हो। फिर उस सुस्वादु जैम का स्वाद भी विनष्ट नहीं करना चाह रही थी, किंतु मेज़बान मुझे निरंतर स्नेह विगलित दृष्टि से निहार रहे थे। मैंने लपक कर धनिया उठा लिया और चबाने लगी। अब आपको अपनी स्टडी में ले चलूं? कॉटेज से कुछ दूरी पर उन्हीं के हाथों से बनी वो निभृत कुटिया देख मेरा मन ललचा गया। खुली खिड़की से आती ठंडी हिम शीतल साइबेरियन बयार, गुदगुदी गद्दियाँ बिछी आराम कुर्सी, चारों ओर ठसी फसी पुस्तकों का अंबार। मैं यहीं बैठकर लिखता हूँ। वाह, क्या जगह थी लिखने के लिए! काश ऐसी कुटिया मैं भी बना पाती। ना कोलाहल, ना कलरव, ठंडी हवा के झोंके, बस हाथ में कागज़ और कलम। मैंने उनकी खिड़की के कांच से बाहर झांका। प्रकृति की कैसी मोहमयी छटा थी ये! लग रहा था ये वो पृथ्वी नहीं है जिसे हम पहचानते हैं। चारों ओर बिखरी विचित्र वर्णी शिलाएं, प्राचीन स्थापत्य को स्वयं प्रकृति के शिल्प कर्म ने ही जैसे बीच बीच में आकर संवार दिया था। नीलाभ आकाश पट में सूर्य की प्रखरता क्षीण हो चली थी। इस जन विरल निर्जन मरु प्रांत में ये दो रमणियां अकेले कैसे रहती होंगी, वो भी सुंदरी किशोरी पुत्री के साथ। श्रीमती गुरुपो स्वयं इंजीनियर हैं, माँ उनके साथ ही रहती हैं। वयस होने पर भी उनकी सुगम देह गढ़न देखकर मैं दंग रह गई। लगभग 70 की होंगी, किंतु न चेहरे पर झुर्रियाँ, न सतर देह में वार्धक्य की अशक्तता। साथ में लाए उपहारों का कोष मास्को में ही रिक्त हो चुका था। मेरे पास नाथद्वारे की बनी चांदी की नन्ही सी तंबाकू की डिबिया थी। जर्दे की सुगंध से सुवासित मैंने वही एनी को थमा दी। प्रसन्नता से उसकी नीली आंखें चमक उठीं। ओह धन्यवाद मम्मी, मम्मी देखो कितनी सुंदर है। मैं इसे हमेशा अपने पास सहेज कर रखूँगी। अपनी सब सहेलियों को दिखाकर कहूँगी, ये मुझे उन्होंने दी है जो मेरे पापा की तरह किताबें लिखती हैं। घड़ी रात्रि की आगमनी की सूचना दे रही थी, किंतु बाहर था भर दोपहरिया का आलोक। बड़ी अनिच्छा से हमने विदा ली। हमारी साइबेरिया यात्रा सचमुच उस स्नेही परिवार की मेज़बानी ने सार्थक कर दी थी। हमारी कार चली तो एनी की बांधवियों का दल भी भागकर हमें विदा देने जुट गया। बड़ी देर तक हम उन किशोर हिलते हाथों को देखते रहे। फिर हमारी कार धामन सर्पिणी की तीव्र गति से भागने लगी। पिनियन पाहन और जूनियर वृक्षों की सघन छतरियाँ निरंतर हमारे सिर पर चंवर सा डुला रही थीं। आंखें स्वयं मुंदी जा रही थीं। ये उस जंगली बेरी की नशीली लोरी ही हमें सुला रही थी या दीर्घ ड्राइव की सुखद क्रांति। रात होटल में पहुँचे तो 11 बज चुके थे। उष्ण जल के स्नान ने समस्त क्लांति दूर कर दी। कैफेटेरिया बंद हो चुके थे। रेस्तरां तो ठीक 8 बजे ही बंद हो जाते थे। जाने से पूर्व कमरे के फ्रिज में एक बोतल दही रख गई थी। वहाँ के दही का स्वाद भी अनोखा होता है, कुछ सुगंध का जायका, कुछ निखालिस दूध का योगदान। मलाई की तह और मिट्टी के भांड में खौलाए हमारे देश के गोरखपुरी दही की सी सौंधी मिठास, वही खाकर भूखे पेट ने स्वयं समझौता कर लिया। मैं बड़ी देर तक कमरे में लगे टेलीविज़न पर रूसी कार्यक्रमों को देखती रही। कोई लंबा रूसी नाटक आ रहा था।
सहसा बाहर कोलाहल सुन मैं खिड़की पर खड़ी हो गई। जो दृश्य देखा वो शायद ही फिर कभी देखने को मिलेगा। हाथ में जलती मशाले लिए फौजी वर्दी में हजारों स्त्री पुरुष दमकते तमके लटकाए उच्च स्वर में गाते चले जा रहे थे। सहसा याद आया, होटल की फ्लोर क्लर्क ने हमारे दुभाषिए के माध्यम से हमें सूचना दी थी, आज रात 10 बजे यहाँ का प्रसिद्ध जुलूस निकलेगा, आप अवश्य देखिएगा। 22 जून 1941 में सोवियत यूनियन पर नाजी आक्रमण हुआ था। नाजियों ने लगभग संपूर्ण यूरोप को ही बंदी बना लिया। एकमात्र सोवियत यूनियन ही लौ श्रृंखला बन नाजी शक्ति को प्रभावहीन बना सका था। विराट सेना, 5,000 लड़ाकू विमान, 4,000 टैंक एवं 50,000 बंदूकों को व्यर्थ कर नाजी कत्लेआम करते बढ़ते जा रहे थे। रूस को नेस्तनाबूद करने की लालसा ही उन्हें अस्वाभाविक रूप से क्रूर बना गई थी। उधर रूस का बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर आगे बढ़ाया था। नाजियों की पराजय हुई। स्टालिनग्राद में, बर्लिन में लाल झंडा फहराया गया और उसी दिवस की स्मृति में प्रतिवर्ष ये जुलूस निकलता है। ये रूसी विजय पूरे 1418 दिनों के कठिन युद्ध के पश्चात प्राप्त हुई थी। कैसी विषम परिस्थितियों में ये लड़ाई लड़ी गई। ये युद्ध जो मॉस्को में आरंभ हुआ, बर्लिन में समाप्त हुआ। ना जाने कितने वीर रूसी जवानों की बलि ले चुका था। इसका वर्णन वहीं की एक पुस्तक में पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। Exhausted after endless battles, they pushed forward from one firing line to another, digging trenches, burying their comrades in mass graves, fighting the enemy hand to hand. They were prepared to die any moment. अनंत युद्ध की विभीषिका से क्लांत वे अर्थात रूसी निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक गोलाबारी से जूझते, दूसरी तक खाइयाँ खोदते, अपने साथियों को एक ही कब्र में दफनाते, शत्रु से आमने सामने खड़े होकर वीरता से लड़ते वे प्राण हथेली पर लिए डटे रहे। लाखों सैनिक नागरिक मारे गए। रूस का एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसके बेटे खेत न रहे हों। जो बचे रह गए थे वे भला युद्ध की विभीषिका को कैसे भूल सकते थे। वही स्मृति दिवस इस जुलूस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ग्राम ग्राम से सैकड़ों मील की दूरी पार कर इस जुलूस में भाग लेने आए कई भूतपूर्व योद्धा हमारे होटल में ही ठहरे थे। दूसरे दिन ऐसे ही एक वह नमित 90 वर्ष के वृद्ध सज्जन से होटल लाउंज में मेरी भेंट हुई। उन्हें थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी आती थी। आप भी क्या कल रात में जुलूस में थे? मैंने पूछा। उसी के लिए तो इतनी दूर से आया हूँ, उन्होंने हंसकर कहा। तो स्वस्थ दंत पंक्ति पर ठुकी नील सोने की कीलें एक साथ दगदगा उठीं। अब बहुत कठिन हो गया है उतनी दूर से आना, पर जब तक ताकत है, प्राण है, अवश्य आऊँगा। मैं कुछ पिक्चर पोस्टकार्ड लिख अपने पौत्र पौत्रियों को भेज रही हूँ, देख। वे मेरी अनुमति ले उन्हें गौर से हाथ में लेकर देखने लगे। ये कौन सी भाषा है? हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी है। कितनी सुंदर लगती है, चित्रों सी सुंदर। उन्होंने हिंदी के खुश खत की प्रशंसा की तो मैंने उन्हें 2-3 भारतीय भाषाओं की वर्णाक्षरी लिखकर दिखाई। इस कागज़ को मैं ले जा सकता हूँ, अपने परपोते परपोतियों को दिखाऊंगा। जानती हैं, मेरी भारत जाने की बड़ी इच्छा थी पर कभी जा नहीं पाया। वैसे मैंने किपलिंग को पढ़ा है, आपने पढ़ा है? और टैगोर अर्थात टैगोर। मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने रविन्द्रनाथ ठाकुर के आश्रम में ही पढ़ा है, स्वयं उनसे ही बंगला सीखी है, तो वे उत्तेजित होकर खड़े हो गए। आपने टैगोर को देखा है? सच? मेरा हाथ थाम कर उन्होंने ऐसे सम्मान से माथे से लगा आंखें मूंद ली जैसे मैं स्वयं टैगोर हूँ। सुनिए, मैं आपकी भेंट अपनी पत्नी से कराना चाहता हूँ। आप 1 मिनट यहीं प्रतीक्षा करेंगी? मैं उन्हें बुला लाऊं। वे उठकर जिस फुर्ती से लिफ्ट की ओर लपके, लगा कोई 20-22 वर्ष का युवक ही भाग रहा हो। थोड़ी ही देर में वे अपनी पत्नी को लेकर आ गए। पति की अपेक्षा पत्नी अधिक हृष्ट पुष्ट थी। पोपले मुंह की वो दंतहीन हंसी देख मैं मुग्ध हो गई। ठेठ रूसी पहनावा, सिर पर बंधा कज़ाकी रंगीन स्कार्फ, कानों में एमूरी लटकन। मेरे पास आकर वे मेरी साड़ी के सुनहली जरीदार आंचल को सहलाकर कुछ कहने लगी। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी, उनके पति ने कहा। फिर हम दोनों को साथ खड़ी कर चट से कैमरा साथ लिया। आई होप यू डोंट माइंड, वे बोले।
उनके उस निष्कपट स्नेह से विगलित हो न मैं उनका नाम पता पूछ पाई, न यही कह पाई कि कृपया इस तस्वीर की एक कॉपी मुझे भी भेजें। उस अनजान व्यक्ति के अनजान कैमरे में बंदी हम दो अपरिचितों की तस्वीर भले ही मुझ तक न पहुँचे, उस ग्रह के रत्न गर्भा परिधि में तो पहुँची गई होगी, जहाँ से इस वीर वृद्ध दंपत्ति के 5-5 पुत्रों ने महायुद्ध में अपने प्राणों की बलि दी थी। दूसरे दिन हमें मॉस्को लौटना था। टिकट आ गए थे, पासपोर्ट भी जांचे जा चुके थे, पर फिर भी भय हो रहा था कहीं ऐसा ना हो उड़ान फिर हाथ से निकल जाए। मैंने यूरी कुष्ठ का बाजार नहीं देखा था, कुछ सामान्य सी खरीदारी भी करनी थी। निमाई बाबू को शॉल लेना चाह रहे थे। मेरी आर्थिक स्थिति उतनी सुविधाजनक नहीं थी, फिर भी संसार की ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे नए शहर का बाजार देखने की ललक नहीं खींचती। गुरुपो हमें पहले वहाँ की सबसे बड़ी पुस्तकों की दुकान में ले गए। वहीं से उन्होंने हमें अपनी पुस्तक खरीद कर दी। उसकी एक प्रति हम गोरकी म्यूज़ियम में भी देख चुके थे, जहाँ प्रायः सभी नए पुराने लेखकों की कृतियाँ बड़े करीने से शो केस में लगी हैं। मेरा बहुत मन था एक छोटा सा समरकंदी गलीचा खरीदूं। वहाँ गई तो दाम देखकर साहस नहीं हुआ। शिवानी जी, मैं मॉस्को जाने पर आपको ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ आपको कम दाम के छोटे गलीचे मिल जाएंगे। आकार्डी ने मुझे दिलासा दिया। मुझे उस स्नेही रूसी दुभाषिए की यही बात सबसे अच्छी लगी। उसके पास प्रति क्षण हर मर्ज की दवा रहती थी। हम कहीं भी घूमने जाते या खाने का प्रस्ताव रखते, वो तत्काल हामी भर देता, भले ही उसे पूर्ण करने में बेचारा फिर वैसी तत्परता नहीं दिखा पाता था। निमाई बाबू जब 70-70 रूबल के भड़कीले लाल पीले शॉल खरीदने में व्यस्त थे, मैं एक छोटी सी दुकान से साइबेरियन पत्थरों की चूड़ियाँ मालाएँ खरीद रही थी। हरे पत्थर की चूड़ी खरीदी तो देखा, बहुत बड़ी थी, पर उस पत्थर की प्रशंसा सुन चुकी थी। किडनी के आकार का वो हरा पत्थर गुर्दे की बीमारी में बड़ा लाभप्रद होता है। निमाई बाबू ने देखा तो बच्चों से मचल पड़े, मैं भी लूँगा एक। पर देख नहीं रहे हैं कितनी बड़ी चूड़ी है, हमारी भारतीय कलाई से उठकर बाहों का अनंत बन जाएगी। ताकि है इसे सोना लागिए देवो दूधारे, अर्थात तो क्या हुआ, दोनों ओर सोना लगवा दूंगा। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। सच, 2 सोने के पत्थरों में बंदी बना तो ये अपूर्व आभूषण बन सकती थी। ऐसी योजना निमाई बाबू के उर्वर मस्तिष्क में ही उपज सकती थी। कौन सी वस्तु कहाँ से सस्ती खरीदी जा सकती है और भारत पहुँचने पर किस उपयोग में लाई जा सकती है, वे मिनटों में सोच तत्काल खरीद लेते। अगले वर्ष मेरे पुत्र का विवाह है, ऐसा नवीन आभूषण दूंगा तो सब प्रशंसा करेंगे, है ना। ऐसा आनंदी मस्त फक्कड़ यायावर साथ रहे तो रूसी दुर्गम यात्रा भी सरस हो उठती है। मैंने ना उन्हें कभी उत्तेजित देखा, ना धैर्यच्युत। एक मजा हुआ प्रखर वक्ता, उतना ही धैर्यशील श्रोता। होटल में तो दूर, कार में भी कभी अपना ब्रीफकेस नहीं छोड़ते। ऐसा व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। निमाई बाबू, मैंने एक दिन कह दिया तो सशंकित दृश्य से मुझे घूर कर बोले, कैनो बलून तो, अर्थात क्यों, बताइए जरा। इसलिए कि आपने अभी उस दिन मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाई है। सिंह लग्न है आपका। कठिना प्रियामिषः पैत्तिको कृपणा स्वतथ सम्मतः ख्यातः, अर्थात स्वयं अपने ही कृतित्व से विमुग्ध रहेंगे, सहज में पैसा नहीं खर्चेंगे, किंतु मित्रजनों को उपहार देने में भी उदार होंगे, साथ ही कठोर प्रियामिष पित्त प्रबल कृपण तथा विख्यात। निमाई बाबू ने मेरी भविष्यवाणी सुन प्रसन्न होकर मित्रों के लिए तत्काल 2 दर्शनीय पाइप खरीद लिए। और प्रियामिषा तो आप खैर हैं ही, मैंने कहा तो बिगड़ गए। कहाँ खा पाता हूँ, यहाँ ये समुद्री मछली भला किसी मत्स्य पारखी को अच्छी लग सकती है। मेनू आता तो वे आकार्डी से प्रत्येक लुभावने रूसी व्यंजन का अर्थ पूछते। रूसी कैवियार तो खास साइबेरिया की ही चीज़ थी। वोल्गा और कैस्पियन सागर में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मछली को तब पकड़ा जाता है जब उसका स्पॉनिंग पीरियड होता है। उसकी जीवितावस्था में ही फिर उसका गूदा निकाल विशेष प्रकार की छलनी में छाना जाता है, फिर उसे नमक लगाकर सुखाया जाता है। उसमें एक कैवियार लाल अंगूरी गुच्छे सा, दूसरा काला होता है। किंतु समुद्री मछली का वैविध्य न निमाई बाबू को मोह पाया, न मैत्रेयी देवी को। हमारा साइबेरिया प्रवास समाप्त होने को था। फ्लाइट फिर रात की ही थी। 8 घंटे की दीर्घ उड़ान की कल्पना ही हाथ पैर ठंडे कर गई।
फिर क्या पता अंत तक जा ही ना पाएं। खैर एयरपोर्ट पहुँचे तो पता लगा यात्री बहुत कम थे, इसी से उड़ान नहीं जाएगी। हमें रात 12 बजे तक प्रतीक्षा करनी होगी। मंचूरिया से एक विमान आने वाला है, उसमें 3 सीटें मिली तो हम जा पाएंगे, अन्यथा लौटना होगा। गुरुपो हमें अकेले नहीं छोड़ना चाह रहे थे, पर निरंतर 3 दिनों से हमें घुमाते घुमाते बेचारे बेहद क्लांत लग रहे थे। हमने उन्हें वापस जाने को मना लिया। मंचूरिया की उड़ान नहीं मिली तो हम एयरपोर्ट पर ही रुके रहेंगे। इस बार हम उन्हें विदा देने बाहर आए। बड़े स्नेह से उन्होंने हमें विदा दी। हम भीतर जा ही रहे थे कि मादाम मादाम सुनकर पलटी। हमारा युवा चालक हाँफता भागता हाथ में आइसक्रीम लिए मेरी ओर बढ़ाया। जाने से पूर्व मैंने उसे एक नन्हा सा उपहार दिया था। वो अभी भी उसकी जेब से झांक रहा था। बेचारा ये नहीं भूला था कि मेरी प्रत्येक एकादशी का एकमात्र संबल यही आइसक्रीम था। उसकी स्नेहपूर्ण नीली आंखों में जो नीलाभ आर्द्रता देखी, उसे देख स्वयं मेरी आंखें भर आईं। कैसा विचित्र है ये संसार! जिसे 4 दिन पहले जानती भी नहीं थी, उसका ये पुत्रवत स्नेह कैसा अद्भुत लग रहा था, जैसे अपने सगे बेटे से ही विदा ले रही हूँ। इस बार निमाई बाबू को फिर बहुत पीछे सीट मिली थी। आकार्डी एक बार फिर अपना पोथी पत्रा खोल भक्ति काल में पहुँच गया था। हमारे बार बार कहने पर भी उसने हमारी उड़ान मिस करने की सूचना मॉस्को नहीं भेजी थी। प्रातः 4 बजे हमें मॉस्को जाने के लिए टैक्सी मिलना असंभव था। मिलेगी भी तो घंटों लंबी क्यू में रहने के पश्चात। वही हुआ। कुछ ही क्षण पूर्व बम्बई की उड़ान उतरी थी। क्यू का आदि अंत नज़र नहीं आ रहा था। ठंड से हाथ पैर अकड़े जा रहे थे। छोटे से एरोफ्लोट में पैर फैलाने का भी स्थान नहीं मिला था। निमाई बाबू ने एक बार फिर आकार्डी को बूथ पर भेजा, जाकर कहो ना हमें लेने कार भेजें। किंतु आकार्डी ऐसा चिकना घड़ा था जो सुनता सबकी था, करता अपनी ही मनमानी। थोड़ी देर में वो अपनी देवदूत की सी हंसी से चेहरे को उद्भासित करता उपस्थित हो गया। कराए फ़ोन? नहीं, इतनी सुबह भला कोई ऑफिस आता है? मैंने एनी को फ़ोन कर दिया है कि वो टैक्सी लेकर चली आए। इतनी सुबह तुम्हारी पत्नी अकेली टैक्सी लेकर आएगी? हमने पूछा। तो क्या हो गया, और कोई चारा भी तो नहीं है। सचमुच ही थोड़ी देर में हंसती एनी टैक्सी लेकर हाजिर हो गई। हम होटल में पहुंचे तो लगभग सभी कमरों की बत्ती बुझी थी। इस बार मुझे होटल के सीमांत का कमरा मिला था, बेहद ठंडा और निर्जन। किंतु थकान लगी थी कि तकिए पर सिर धरते ही ऐसी नींद आई कि फ़ोन की घंटी ना आती तो शायद दिन भर सोती रहती। किसी हीरा ठुकराल का फ़ोन था। पहले याद नहीं आया, फिर समझ गई ये वही सुंदर सी लड़की होगी जो मुझे 7-8 दिन पहले एक रविंद्र गोष्ठी में मिली थी। 1 वर्ष पूर्व विवाह हुआ, पति मॉस्को में पढ़ रहे थे, वो स्वयं संगीत शिक्षिका थी। तुम्हें यहाँ कैसा लगता है? मैंने पूछा। तो बोली, लगना क्या जी, हरियाणा की हूँ, पहले तो ज़रा भी मन नहीं लगा, अब यहाँ गाना सिखाती हूँ, रूसी भाषा सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल समझ लेती हूँ, एक नई भाषा सीख रही हूँ, यही क्या कम है। वही अपरिचिता बड़े स्नेह से फ़ोन कर रही थी। मैं जानती हूँ आप यहाँ खाना नहीं खा पा रही हैं, मैं घर से आपके लिए खाना बना कर ले आऊँगी। मैंने कहा, इधर मुझे कई गोष्ठियों में बाहर ही रहना है, तुम क्यों परेशान होती हो? विदेश में ऐसी किसी सर्वथा अपरिचिता की अपने लिए चिंता लगाओ कितना अच्छा लगता है। मैं उसे कुछ ही क्षणों के लिए मिली थी, फिर भी उसने फ़ोन किया, मेरी कुशल पूछी। ऐसे ही बांग्लादेश के राजदूत की पत्नी मैत्रेयी दी से मिलने आई, साथ में ढेर सारे उपहार लाई थीं। दूसरे दिन ताशकंद जा रही थीं। हमें खाने पर नहीं बुला पाईं, इसके लिए उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था। वहीं के द्विजेन मिश्र ने हमें नैश्य भोज पर आमंत्रित किया और जैसा स्वादिष्ट खाना खिलाया वो सदा स्मरण रहेगा। मॉस्को का अनजाना परिवेश एक और व्यक्ति ने हमारे लिए सरस बना दिया था। लखनऊ का ही विनोद भारतीय दूतावास में 3rd सेक्रेटरी था। IFS में उसकी ये पहली पोस्टिंग थी। विनम्र, सौम्य, सदा सहायता को तत्पर विनोद ने हमारी न जाने कितनी मुश्किलें आसान की। विनम्रता एवं अभिवादनशीलता आज की नवीन पीढ़ी के कितने युवा प्राणों में शेष रह गई है। जितनी तीव्रता से अपनी इस विशिष्टता को हमने अपनी ही उदासीनता से खो दिया है और प्रतिपल खो रहे हैं, वो हमारी संस्कृति के लिए शुभ लक्षण कदापि नहीं है। आज से 20-30 वर्ष पूर्व तक जब हमारे ग्रहों में अतिथि अभ्यागत या इष्ट मित्र का आगमन होता था तो हम बड़े अधिकार से अपनी संतान को पुकार कर कहते थे
कि बेटा बाहर आओ, कि फला आए हैं या अला आए हैं। आज आपका सहोदरी क्यों ना आए, क्या आप उसी अधिकार से अपने किशोर पुत्र या किशोरी पुत्री को बुलाकर ऐसा आदेश दे सकते हैं? मेरे एक परिचित अभी 4 दिन पहले अपनी कथा मुझे सुना गए। अपने सगे छोटे भाई से मिलने गए। बड़ी देर तक सगे भाई के घर में ही पाहुना बने बैठे रहे। छोटा भाई जब निकला तो उसने चट अपनी व्यवस्था व्यक्त की। दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था। भाई साहब, जब से नए मुख्यमंत्री आए हैं 10 बजे सचिवालय का गेट बंद कर दिया जाता है। समय हो गया है, मैं चलूं? चलते चलते बड़े अधैर्य से हाथ की घड़ी देखता हुआ वो अदृश्य पत्नी व पुत्र को हाँक अवश्य लगा गया। अरे सुनती हो, भाई साहब आए हैं। बेटा राजेश, ताऊ जी आए हैं। भाई की पत्नी तो निकली पर भतीजा बाहर नहीं निकला। क्या ज़माना आ गया है देखिए। उसी भतीजे को देखने तो हम इतनी दूर से आए थे, पर इस साहबजादे को इतनी फुर्सत नहीं थी कि बाप के बड़े भाई से मिल लें। आज उसी साहबजादे को नहीं, भारत के किसी भी साहबजादे को जब सगे बाप के लिए फुर्सत नहीं रही तो ताऊ के लिए कैसे रह सकती है। इस पीढ़ी के लिए तो आज सठियाई पीढ़ी से बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता। भला क्यों उससे मिलकर मुंह का स्वाद खराब करें। ऐसे ही एक आत्मीया से मिलने गई तो वर्षों बाद मुझे देखकर और प्रसन्न हो गई। अरे रीनी, बाहर कौन आया है देख, मौसी आई हैं। रीनी उसकी किशोरी पुत्री थी और दिल्ली के किसी प्रख्यात कॉलेज में पढ़ रही थी, जहाँ की नक्चढ़ी छात्राएं अन्य सीधे साधे कॉलेज की छात्राओं को बड़ी अवज्ञा से बहन जी टाइप छात्राएं कह संबोधित करती हैं। ये अभिज्ञता रीनी की जननी मुझे बड़े गर्व से थमा रही थी। रीनी 2 बार पुकारने पर भी नेपथ्य में ही गुनगुना रही है। देख, उसने झल्ला कर फिर पुकारा। अरे रीनी, सुना नहीं क्या, मौसी आई हैं। ओके शिट मम्मी, चिल्ला क्यों रही हो, देखती नहीं मैं फ़ोन कर रही हूँ। बस प्रथम शब्द की दुर्गंध से ही मैंने अदृश्य हाथों से नथुने मूंद लिए थे। बड़ी देर बाद जब पारदर्शी नाइटी के 4 गिरही परिधान में अंग प्रत्यंग की छटा बिखेरती रीनी पल भर को आई तो लगा वो जननी पर ही नहीं, मुझ पर भी बहुत बड़ा एहसान कर रही है। आज हमारी ही संतान हमें कितना भीरू बना गई है। पहले बुजुर्ग कंठ गर्जना के शंखनाद से हम थर थर काँपते थे, आज बच्चों का सिंहनाद बुजुर्गों को कँपाने लगता है। इसी से जब नवीन पीढ़ी में कभी भूले भटके ऐसी विनम्रता दिखती है तो सहसा विश्वास नहीं होता। कहीं उस विनम्रता में विद्रूप तो नहीं है। किंतु विनोद की विनम्रता में संशय की गुंजाइश नहीं थी। देखने में वो स्कूली छात्र ही लगता था। रूस की पोस्टिंग ने उसे भी शब्द संयमी बना दिया था। राय भी देता तो बड़े सोच विचार कर। हम कभी रूसी नियमों कानूनों से ऊबते तो हमारे मन की क्षुब्ध खिसियानी बिल्ली उसी के खंभे को नोचती। ये भी क्या कि अंत तक हमें यही पता नहीं कि हम कब किस फ्लाइट से जा रहे हैं। हमारे पासपोर्ट भला हमसे क्यों ले लिए गए हैं। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। हम फिर अपनी औपचारिक परिक्रमा पूरी करने भारतीय दूतावास भी गए। श्री नूरुल हसन राजदूत का पदभार सौंप दूसरे दिन ही भारत लौट रहे थे। मेरी उनसे तो ये पहली भेंट थी, किंतु उनकी पत्नी रामपुर की राजकन्या डॉन से मैं बचपन में कई बार मिली थी। तब डॉन के पैर में प्रायः ही कष्ट रहता था और वली अहद एवं डॉन से खेलने हुजूर आला अर्थात नवाब रजा अली खां की माँ हमें बुला भेजती। खास बाग के उस राजसी कमरे में एक से एक दामी खिलौने मुझे बड़े औदार्य से थमाने वाली डॉन, जो मुझे पहचानती थी, वही नहीं रही तो अब अपना क्या परिचय दूँ। नूरुल हसन साहब के पैर में उस दिन बहुत तकलीफ़ थी। स्टूल में पैर रखकर ही बैठना पड़ रहा है, माफ़ कीजिएगा, उठ नहीं पा रहा हूँ। लखनऊ छोड़ने के बाद पहली बार जानी पहचानी ज़बान सुनना बड़ा अच्छा लगा। तभी मैंने अपना मूर्ख प्रश्न पूछ ही लिया था, यहाँ लोग इतना कम क्यों हंसते हैं, बोलते भी कम हैं। कम बोलना भी इनकी संस्कृति का एक अंग है, उन्होंने बताया। कम बोलते हैं शायद इसीलिए महारूस संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली देश भी बन सका है। अपनी शक्ति का वे व्यर्थ की मुस्कानों और व्यर्थ की बातों में अपव्यय नहीं करते। ये अनुभव धीरे धीरे हमें भी होने लगा था। यद्यपि कभी कभी वो सहमाने वाला एकांत और वो अस्वाभाविक चुप्पी दुर्भय लगने लगती, पर ज्येष्ठ की कड़ी दोपहरिया में भी जैसे कभी गदराए आम्रकुंज की बयार मीठे झोंकों से आतप की क्लांति को दूर कर जाती है, ऐसे कई मीठे झोंके आकर हमें भी बीच बीच में दुलरा गए। मादाम कतोवास्की ने रवींद्र गोष्ठी का आयोजन कर हमें वक्ता रूप में आमंत्रित किया था।
रवीन्द्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी भी थी, रवीन्द्र संगीत भी। 90 वर्ष के एक रवींद्रानुरागी विद्वान ने अपना आलेख पढ़ा, स्वयं मादाम भी बोली और फिर थी भव्य जलपान की व्यवस्था। मॉस्को में हिंदी के परमानुरागी श्री चैलीशेव ने भी हमें एक दिन अपने छोटे से फ्लैट में चाय पर आमंत्रित किया। हम पहुँचे तो देखा पूरे फ्लैट की सज्जा भारतीय थी। नटराज, गणेश की मूर्तियाँ, चित्र, पुस्तकें सब भारतीय। वे स्वयं साफ हिंदी बोलते हैं। हमारे लिए उनकी पत्नी ने मेवे डालकर चावल बनाए थे। चैलीशेव स्वयं वाचाल व्यक्ति हैं। कभी हिंदी कभी अंग्रेजी में वे निरंतर बोलते चले जा रहे थे। उनकी पत्नी उतनी ही गंभीर थी। एक तो वे ना अंग्रेजी बोलती थी ना हिंदी, यद्यप दोनों ही भाषाएं समझ लेती थीं। इस हंसमुख दीर्घांगी गंभीर महिला ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया। मैं उनके लिए भैरवगढ़ी कुशन कवर का जोड़ा ले गई थी। उन्होंने प्रसन्न होकर मेरे हाथ थाम लिए। देख रही हैं, मेरे कमरे की कलर स्कीम से एकदम मेल खा रहे हैं। वे स्वयं इंजीनियर हैं। गृह के संपूर्ण सुघड़ संचालन में कहीं कोई त्रुटि नहीं। पति को अपने काम से कम फुर्सत मिल पाती है, इसी से घर और बाहर दोनों मोर्चे उन्हें संभालने पड़ते हैं। मैं देख रही थी, अतिथि अभ्यर्थना के बीच भी एक पल को उनके हाथ खाली नहीं थे। पटापट एक गोलाकार विचित्र सलाई पर वे अपना कार्डिगन बुन रही थी। मुझे उन्होंने अपनी बुनी कई चीज़ें लाकर दिखाईं। ऐसी सफाई कि लग रहा था कि हाथ की नहीं मशीन का चमत्कार है। आपको इतना समय कैसे मिल जाता है, मैंने पूछा तो मरियम ने दुभाषियापन उनका उत्तर मुझे सुना दिया। काम करने की लगन हो तो प्रत्येक काम के लिए समय निकाला जा सकता है। मरियम ऐसी दूसरी युवती थी जिसकी छलहरी देह की गढ़न से लेकर कार्य प्रणाली में भी गजब की फुर्ती थी। जब देखो तब तकली सी फिरकती रहती थी। इसका लग्न भी सिंह ही होना चाहिए। मैं मनी मन उसकी काल्पनिक जन्म कुंडली बना रही थी। वयस होगी 30 के लगभग, किंतु किसी किशोरी के से चापल्य से वो तितली सी उड़ती फिरती। हमारे आतिथ्य का भार उसी पर था। हमें घुमाना फिराना, हमारे हवाई टिकट बुक कराना, कार का प्रबंध आदि सबका जिम्मा उसी पर था। वहाँ कुछ अन्य भारतीय अतिथि भी आए थे। वे एकेडमी ऑफ साइंसेज के अतिथि थे। हमें राइटर्स यूनियन ने आमंत्रित किया था। हमें प्रायः ही यह अनुभव होता कि हमारी मेज़बान से दूसरे दल के मेज़बान का पलड़ा भारी है। हमारी कार आने से प्रायः ही या तो विलंब होता या दूसरे दल के अतिथि उसे लेकर उड़नछू हो जाते। उनका दुभाषिया दल संजीवनी बूटी के साथ देखते ही देखते पूरा पर्वत ही कंधे पर उठा लाता, और इधर हमारा भोला भगत आकार्डी अपनी देवदूत सी दूधिया हंसी से ही हमारा मन मोह अपने साथ खून माफ करवा लेता। इसी से हमारे उपालंबों की पोटली बेचारी मरियम के सामने ही खुलती। किंतु सहिष्णु हंसमुख मरियम ऐसे सहज कौशल से स्थिति को संभाल लेती कि हम दंग रह जाते। जिसे पहली बार देख मैंने अहंकारी समझा था, उसी से जब विदा ली तो कृतज्ञता के गहर ने दबोच लिया। वो स्वयं अत्यंत कार्यव्यस्त होने पर भी हमें पहुंचाने एयरपोर्ट आई थी। मार्ग में एक चेक पोस्ट पर तेज गाड़ी चलाने के लिए हमारे कार चालक को रोक दिया गया। उस बेचारे ने हमें समय पर एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए गाड़ी की गति निर्धारित गति से सामान्य सी बढ़ाई ही थी कि चट से रोक लिया गया। उसे फाइन ही नहीं भरना पड़ा, उसके लाइसेंस में भी सामान्य सी कालिक पोत दी गई। मरियम ने स्वयं उतरकर उसकी पैरवी की कि भारत का शिष्टमंडल समय से पहुंच सके और उड़ान न छूट जाए, इसी से उसने ऐसा किया। किंतु नहीं, रूस के नियम तो नियम ही हैं, वो सबके लिए एक से होंगे, भले ही प्राण छूटें या उड़ान। हम समय पर ही पहुंच गए। मैंने आकार्डी को चलते चलते छेड़ दिया, आज तुम्हारी पत्नी चैन की सांस लेगी। तुम्हें अब हमारे साथ इधर उधर नहीं भटकना होगा। बेचारी का हनीमून ही तो हमने छीन लिया था। एक बार फिर वो अपने दंतहीन शिशु की सी भूली हंसी हंसा। हमने द्वारपालों के कई कोष्ठ प्रकोष्ठ पार किए और मुड़कर दोनों स्नेही रूसी बंधुओं से विदा ली। 21 दिनों के संक्षिप्त प्रवास में भी हमने कितनी नाना रंगी अभिज्ञताएं बटोर ली थी। इतना तो जान ही लिया कि सोवियत यूनियन ही एकमात्र ऐसा शक्तिशाली देश है जहां पृष्ठपोषकता का कोई मूल्य नहीं है। सिफारिश शब्द वहाँ के शब्दकोश में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। कठिन संघर्ष, अभिज्ञता एवं हाथों की कर्मठता के सोपान पर चढ़कर ही वहाँ कोई सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। मिखाइल गोर्बाचोव की वयस अभी वार्धक्य से बहुत दूर है। बहुत वर्षों तक ये कुशल नेता अपने देश का संचालन करने में सक्षम रहेगा।
रूसी नेताओं के प्रति हमारी जो सामान्य धारणा रही है कि वे हंसना नहीं जानते, गुमसुम रहते हैं, ऊँट की भांति कब किस करवट बैठेंगे कोई कह नहीं सकता, कूटनीतिज्ञ ऐसे कि सदा चितवी मेरी पटवी मेरी अंटा मेरे बाप का, ये धारणा गोर्बाचेव पर 100% लागू नहीं होती। उनके व्यक्तित्व का प्रबल प्रतिपक्ष को अन्य पाश्चात्य देशों ने भी मान्यता दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे एक उदारपंथी आदर्श नेता हैं, जिन्होंने अपने देश के अब तक कुछ सहमे नागरिकों को पर्याप्त व्यक्त स्वाधीनता दी है एवं दे रहे हैं। शराबबंदी हो या बोलने की स्वतंत्रता, निश्चित रूप से गोर्बाचोव की ही देन है। फिर भी वे कितने ही उदारपंथी क्यों न हों, कोई भी आदर्श सोवियत नेता अपने मूल आदर्शों को कभी नहीं भूल सकता। जहां उनके देश का स्वार्थ निहित होगा, वहां वे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। किंतु इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि भारत के प्रति उनके स्नेहाग्रह में केवल दिखावटी शिष्टाचार ही नहीं है। भारत के साथ सुसंपर्क बनाए रखने में, व्यापार या सांस्कृतिक आदान प्रदान में रूस का उत्साह केवल दिखलावटी उत्साह नहीं है। भारत का राजनीतिक, अर्थनैतिक, सर्वोपरि आध्यात्मिक गुरुत्व इस देश ने स्वीकार किया है। रूस की मैत्री भारत के लिए आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपनी आत्मनिर्भरता का कितना ही दम भरें, उग्रवादी एवं विच्छिन्नतावादी विषम परिस्थितियों से भले ही हम अकेले ही जूझने में साहस से डटे रहें, एक सच्चे समर्थ मित्र की हमें सख्त ज़रूरत है और सदा रहेगी। अर्थनैतिक सहयोगिता, वो भी एक समर्थ मित्र की, हमारे लिए अनिवार्य है। भिलाई कारखाने को सीधे क्या रूसी विशेषज्ञों के योगदान के बिना कभी गढ़ा जा सकता था? किंतु ये भी देश के हित में है कि भारत सोवियत मैत्री की नींव केवल सामरिक सहायता पर ही टिकी न रहे, ये मैत्री पारंपरिक उन्नयन को भी पुष्ट करे। रूस जैसा महाबली देश भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो, तभी ये मैत्री दो सच्चे निस्वार्थ मित्रों की मैत्री होगी। मैं अपने साथ आए अन्य सदस्यों की प्रतिक्रिया तो नहीं जान सकी, किंतु स्वयं मेरी रूस के प्रति धारणा ही वहाँ जाकर बदल गई। मुझे लगा ये ऐसा देश है जो बाहर से देखने में पहाड़ी काठी अखरोट सा ही कठोर है, किंतु गूदा है एकदम दूधिया मीठा। इसी से शायद चलती बिरिया अनेक स्नेही रूसी चेहरों की स्मृति विवल कर रही थी। सामान से लदी फंदी दोनों बाहें दुखने लगी थीं। चलते चलते मरियम उपहार भी थमा गई थी। एक छोटा सा समरकंदी गलीचा भी खरीद लिया था। आकार्डी जब हमें गलीचों की उस भव्य दुकान में ले गया तो उन सुंदर कालीनों की भव्य बनावट देख आंखें चौंधिया गईं। एक से एक शोक रंगों में बने बेल बूटे, किंतु दाम देख अपने बटुए की अल्पज्ञता स्मरण हो आई। तब क्या यहाँ से ईदगाह का सा चिमटा ही लेकर लौटना होगा? बड़ी देर तक उन गुदगुदे कालीनों को आंखों ही आंखों में तौला। अचानक छिद्रान्वेषी दृष्टि एक छोटे से कालीन पर पड़ी। दाम भी थे 80 रूबल। कुछ अपने पास थे, कुछ निमाई बाबू से कर्ज लिया और चट खरीद लिया। अब वही गलीचा कांख में दबने पर मन भरका लग रहा था। 2 घोषणाएं हो चुकी थीं कि हमें अपनी उड़ान की रात 1 बजे तक प्रतीक्षा करनी होगी। वही उड़ान इस हवाई अड्डे के यात्रियों को ले दिल्ली होकर फिर मलेशिया जाएगी। प्रतीक्षारत यात्रियों में कई युवा खिलाड़ी किसी टेनिस मैच में भाग ले लंदन से मलेशिया लौट रहे थे। उनके युवा कंठों का उत्तेजित कलरव पूरे कक्ष को गुंजा रहा था, जैसे दिन भर का भटका खग दल चहकता दिन डूबे अपने अपने घोंसलों में लौट रहा हो। सहसा एक भड़कीली बैंजनी बनारसी साड़ी में एक घोर कृष्ण वर्णी महिला रुमाल से आंख नाक पोंछती अपने सशब्द क्रंदन से सबको चौंकाती मेरे पार्श्व में आकर बैठ गई। पीछे पीछे हाथ में 2 बैग लटकाए बूटे से कद का एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति, जो संभवतः उस महिला का पति था, तमिल में पत्नी को बुरी तरह रपटने लगा। शायद कह रहा था, चुप करो, देखती नहीं सब घूर रहे हैं तुम्हें, बंद करो ये रोना धोना। सचमुच ही सहम कर पत्नी चुप हो गई। पति का डेंचर बेहद फूहड़ और ढीला था, जो उसकी प्रत्येक डपट के साथ किसी पुरानी मशीन के शटल सा बार बार बाहर निकलता और वे बड़े कौशल से उसे अपनी जीभ से भीतर खींच फिर बैठा ले रहे थे। उनकी भी दोनों आंखें जवा फूल सी लाल थीं, किंतु वो लाली क्रंदन की लाली नहीं थी। मदालस जिह्वा की लटपटी डपट सुनकर ही मैं समझ गई थी कि वो कैसी लाली है। वो मेरे पास बैठे तो मुझे भय भी हुआ। फिर वे स्वयं ही उठकर टहलने लगे। उनके उठते ही पत्नी ने फिर रुमाल आंखों पर धर लिया और पूर्ववत से सकने लगी। निमाई बाबू ने मुझसे कहा,
कांद छीन कैनो भद्र महिला जिज्ञेस करुन्ना, अर्थात क्यों रो रही हैं भद्र महिला, पूछिए ना। पर मैंने कुछ नहीं पूछा, केवल स्नेह से उनका हाथ थपथपा भर दिया और वे स्वयं अपने रुदन का रहस्य बता गईं। पुत्र जनित व्यथा ही उन्हें ऐसे रुला रही थी। वर्षों से मलेशिया में रहती हैं, पति का वहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा व्यवसाय है, वैभव है अगाध, किंतु कपटी संतान ने उन्हीं का गला रेत दिया। किशोर पुत्र को पढ़ने उसके मामा के पास उन्हीं के आग्रह पर स्वीडन भेज दिया था। भाई निसंतान थे, उन्होंने कहा था वहीं पढ़ा लिखा कर उसे अपना व्यवसाय भी थमा देंगे, किंतु अभागा 8 वर्ष पूर्व वहीं दूसरी ही विद्या पढ़ 14 वर्ष की आयु में ही बिना परिणय के एक बेटे का बाप बन गया। फिर विवाह तो कर लिया, किंतु माँ बाप मामा सबसे नाता तोड़ घर जमाई बन गया है। आज इसी 8 वर्षीय पौत्र एवं उसके 22 वर्ष के पिता से मिलकर दोनों लौट रहे थे। सिर से पैर तक बदल गए बेटे ने माँ बाप को घास भी नहीं डाली। यही नहीं, साफ साफ कह दिया कि जिन पैरों से आए हैं उन्हीं से फौरन लौट जाएं और फिर कभी ऐसे बिन बतलाए आने की मूर्खता ना करें। जी में आए तो मामा क्या रहें या होटल में रहें, आपकी इच्छा। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में पूरी कहानी सुनावे देवा देवा कहती बार बार आंख नाक पोंछती, फिर सुबकने लगी। सहसा प्लेन की आगमनी की सूचना घोषित हुई। सब एक साथ लपके। मेरे दाएं बाएं सर सर निकलते यात्री तीर से छूटे चले जा रहे थे। बहुत पहले एक बार बेलीगारत के खंडहर में ऐसा ही अनुभव हुआ था, जब मेरी पदचाप से भयभीत कोने कोने में लटकी 20 चमगादड़ें एक साथ सर सर मेरे दाएं बाएं फड़फड़ाती निकल गई थीं। दक्षिणी जोड़ा शायद कहीं पीछे बैठा था। कोलाहल कलरव को चीरता सिसकी का स्वर बीच बीच में बड़ी दूर से लहरा कर फिर विलीन हो रहा था। प्लेन ने डैने समेटे। धीरे धीरे हम ऊंचाई पर पहुंचते जा रहे थे। खिड़की में झांक कर देखा, अब्र चुंबी देवदार फर यूकलिप्टस के वृक्ष धीरे धीरे लघुतर होते जा रहे थे। डैने और सिमटे। कबूतरी मेघखंडों के बीच तैरता हमारा एरोफ्लोट किसी प्रागैतिहासिक विराट पक्षी सा निस्सीम मुक्ताकाश में अब बिना डैने फैलाए ही उड़ा चला जा रहा था। मैं सोच रही थी, ना जाने कितने शिष्टमंडल प्रतिवर्ष विदेश यात्रा करते हैं, ना जाने कितने सांस्कृतिक दल, वैज्ञानिक, कलाकारों के दल लंदन, रोम, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, मॉस्को, कभी सांस्कृतिक सेतु को पुष्ट बनाने, कभी उन्हें कुछ थमाने, कभी स्वयं कुछ थामने, किंतु अंत तक क्या थाम कर लौटते हैं हम? विदेशी दुर्लभ कैमरे, VCR, आसव की ड्यूटी फ्री बोतलें, आत्मीय सज्जनों के लिए उपहार, अनचीने आकाश के चंदोवे के नीचे खड़े अपने तृप्त मुस्कुराते चेहरों के रंगीन चित्र, किंतु क्या अपने प्रवास के मुख्य प्रयोजन की सार्थकता स्वदेश लौटने पर हम गंभीरता से तौल पाते हैं? सरकारी खर्चे पर सैर तफरी कर ली, क्या यही एकमात्र उद्देश्य था हमारा? मैं नहीं जानती मैं भी वहाँ जाकर कुछ दे पाई या नहीं, किंतु स्वदेश लौटी तो लगा एकदम ही रिक्त झोली लेकर प्रत्यागमन नहीं हुआ है। कितनी ही नवीन अभिज्ञताओं, अनुभवों, परिचयों से भरी अपनी ठेठ भारतीय पोटली हाथों ही हाथों में तौलती हूँ तो लगता है सचमुच ही पोटली पहले से गरू हुई है, किंतु संतुष्ट चित्त को स्वयं अपना ही अंतर्मन उसी क्षण डपट देता है। फिर कानों के पास आकर फुसफुसाता है, अभी तो तेरी गठरी आधी ही भरी है मूर्ख, अभी इसमें बहुत कुछ भरना है। भरना है तो स्वयं अपनी क्षमता को तोल और चलती जा, चलती जा। चरे वेति, चरे वेति। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का यात्रा संस्मरण चरे वेति, जो 2 भागों में पढ़कर पूरा किया है। दोनों भागों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।